हेलो स्टूडेंट्स। तो जो हमारा लास्ट वीडियो सेशन था उसमें हमने क्वेश्चन किए थे। एक क्वेश्चन मैंने आपको उससे प्रीवियस सेशन में दिया था और उसको मैंने लास्ट सेशन में सॉल्व करवा दिया था। और कल मैंने आपको कुछ 2-3 क्वेश्चन और दिए थे अलग से करने के लिए। ठीक है, वो आपकी नोटबुक के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और वो आपको आगे के लिए फ़ायदा देंगे। टॉपिक आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आई होप आप सारे वीडियो ठीक से देख रहे होंगे और वो क्वेश्चंस भी करने के लिए ट्राई कर रहे होंगे। सॉल्यूशन मैं आज नहीं दे रही हूँ, आज मैं आपके इस चैप्टर का नेक्स्ट लास्ट टॉपिक बता रही हूँ आपका। फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद और एक दिन का मैं समय दे दूँगी आपको, और फिर मैं आपको वो जो 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए, इतने सारे बच्चे करके मेरे को रिप्लाई कर देंगे कमेंट करके कि भाई किसका कितना आंसर आया है। फिर मैं आपको उनके आंसर बता दूँगी। ठीक है भाई, चलें। आज हमारा टॉपिक है टॉर्क ऑन अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि यूनिफॉर्म से मतलब है एक समान। ठीक है, यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी भी विद्युत द्विध्रुव पर कितना बलागुण लगता है। ठीक है, वो देखेंगे हम। तो बलागुण तब समझ में आएगा भाई आपको टॉर्क कितना लगेगा डायपोल पर। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि टॉर्क होता क्या है। ठीक है, देखिए आप समझें इसको कि टॉर्क क्या होता है। टॉर्क भाई ये होता है कि सपोज करें आपके पास, जैसे नॉर्मली अगर आप फोर्स लगाते हो किसी भी वस्तु पे, है ना, फोर्स लगाते हो तो वो क्या करती है, अपनी मोशन चेंज कर लेती है, पोजीशन को चेंज कर लेती है और एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है ना। आपने यही तो पढ़ा है। तो इसको हम एक रफ पेज पे समझते हैं कि मान लो सपोज करो मेरे पास एक वस्तु है। ठीक है, उसको मैं फोर्स लगा रही हूँ तो वो यहाँ से ए बिंदु पर थी, खिसक करके कहाँ आ जाती है, बी बिंदु पर आ जाती है वो वस्तु। तो आपने क्या किया, नॉर्मली आपने इस वस्तु पे फोर्स लगाया, फोर्स लगाने पर ये यहाँ से खिसक करके यहाँ आ गई, तो आपने इसको लीनियर फोर्स नाम दिया। ये तो नाम दिया आपने। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्या कर रही हूँ कि मेरे पास एक वो है, जैसे आपने देखा होगा ना लट्टू जो आप बचपन में घुमाया करते थे, उसके नीचे एक ऐसे शंकु टाइप होता था, कोन टाइप, है ना, उसमें नीचे ऐसे इस तरीके से ऐसे बनी हुई होती थी। ठीक है, और आप इसको क्या करते थे, घुमाते थे। समझ में आ रही है। तो आप ये क्या कर रहे हो, ये जो घुमा रहे हो, मैं ये जो उंगलियों को घुमा रही हूँ, दैट मीन्स मैं क्या कर रही हूँ, फोर्स ही तो लगा रही हूँ। अगर मेरे पास एक कोन भी नहीं है, सपोज करो मेरे पास एक नॉर्मली चीज़ है जिसको मैं चाहती हूँ घुमाना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ भी फोर्स लगाना पड़ेगा। पर वो फोर्स एक अलग टाइप का होगा। ये वाला फोर्स तो आपने धक्का दिया या खींचा, तो आपने इसको लीनियरली मूव कराया, या तो ये आगे जाएगा या ये पीछे जाएगा। बट अगर आपने किसी चीज़ को घुमाया तो घुमाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, उंगलियों का मूवमेंट या कैसा भी आपको धक्का लगाना पड़ेगा। तो वहाँ वो जो फोर्स होता है जो किसी भी वस्तु को रोटेट करता है या उसको घूर्णन गति देता है, वो ही क्या कहलाता है, आपका टॉर्क। समझ में आ गई बात आपकी। तो लीनियर मोशन में जो काम फोर्स करता है वो ही काम एंगुलर मोशन या रोटेशनल मोशन में कौन करता है, टॉर्क। समझ में आ गई। अंतर सिर्फ इतना है कि फोर्स किसी भी वस्तु को लीनियरली मूव कराता है, जबकि टॉर्क वस्तु को घुमाने का काम करता है। समझ में आ गई बात आप सभी को कि टॉर्क से मतलब क्या है हमारा। तो टॉर्क क्या काम करता है, टॉर्क या जिसको हम बोलते हैं बलागुण हिंदी में। ठीक है, बल आघूर्ण नाम से पता चल रहा है, बल प्लस आघूर्ण, यानी कि फोर्स है आपका और रोटेशन भी है। तो ये वो वाला फोर्स है जो किसी भी वस्तु को रोटेट कर देता है। समझ में आ गई, घूर्णन गति प्रदान कर देता है, रोटेशनल मोशन दे देता है, वो क्या कहलाता है, आपका टॉर्क कहलाता है। समझ में आ गई। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एक नॉर्मल फोर्स और एक टॉर्क में क्या फर्क होता है। टॉर्क भी एक तरीके का फोर्स ही है, पर वो कैसा फोर्स है, रोटेशनल फोर्स, यानी कि वो वस्तु को घुमाने का काम करता है। समझ में आ गई। चले, अब अपन को ये चीज़ क्लियर हो गई कि टॉर्क क्या है। तो अब हम अपने टॉपिक पे आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे क्या करना है, एक डायपोल है जो कि कहाँ रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, और उस पर मुझे टॉर्क फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब आपको समझाई थी, तो मैंने आपको बताया था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो लाइंस होंगी वो एक दूसरे के पैरेलल और इक्वी डिस्टेंस होंगी, यानी कि बराबर बराबर डिस्टेंस पर होंगी। ठीक है, तो इसमें मेरे पास एक डायपोल है। ठीक है, अब ये जो डायपोल है, सपोज ये है इस तरीके से, और यहाँ आपका प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और यहाँ आपका माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी है 2a।
ए। समझ में आ गई बात आपकी। प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं और एरो की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रही है। इसमें मैंने आपको एक डायपोल शो कर दिया, प्लस क्यू और माइनस क्यू एक दूसरे से 2a डिस्टेंस पर है, यानी कि जब इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट चार्ज, अपोजिट नेचर के दो चार्ज एक दूसरे से किसी डिस्टेंस पे रखे होते हैं तो डायपोल ही तो बनाते हैं। तो ये मेरे डायपोल है जिसको मैंने किसी एंगल थीटा पर रख दिया। ठीक है, मतलब मैंने इसको कैसे रखा है, एक एंगल है थीटा, उस पर मैंने इसको रख दिया है। समझ में आ गई बात आपको। तो आपको फाइंड आउट करना है कि इस पर कितना डायपोल मोमेंट, सॉरी कितना टॉर्क लगेगा, यानी कि इसको घुमाने के लिए कितने बल की जरूरत पड़ेगी वो हमें देखना है। ठीक है, चलें अब आप ये देखें कि प्लस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं ना किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से जो फोर्स लगता है वो कितना होता है, वो होता है F इज इक्वल टू क्यू ई। आपको ध्यान हो तो जहाँ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने कहा था कि E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होता है, आपको याद होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहीं से इलेक्ट्रिक फोर्स की डेफिनेशन में निकल करके आती है F इज इक्वल टू क्यू ई। तो प्लस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, F इज इक्वल टू क्यू ई, और उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गई। माइनस क्यू चार्ज पर भी एक फोर्स लगेगा लेकिन उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इधर की तरफ, और वो फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई, यानी कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। समझ में आ गई। और इनको मैं नाम दे देती हूँ, F1 कह देती हूँ इसको, और इसको F2 कह देती हूँ। समझ में आ गई बात। तो सिचुएशन समझ में आई कि आपका डायपोल किस तरीके से रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, और डायग्राम समझ में क्योंकि कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले आपको चीज़ें क्लियर की जाती है कि सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है, तो वो कंडीशन आपको समझना बेहद ज़रूरी है। फिर आगे आपको डेरिवेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट को क्लियर करता है, जो भी हम डायग्राम में सब कुछ क्लियर करते हैं ना, वो है कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हमने डायग्राम में जो जो शो किया है उसको हम इलेबोरेट कर देते हैं यहाँ पे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, कंसीडर अ डायपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। समझ में आ गई। तो डायपोल को हमने थीटा एंगल पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे रख दिया। समझ में आ गई बात आपको। वी हैव टू फाइंड द टॉर्क required to rotate the dipole, समझ में आ गई। यानी कि हमें फोर्स की या टॉर्क की जितनी ज़रूरत है वो हमें चाहिए, किसको, डायपोल को घुमाने के लिए जितने टॉर्क की ज़रूरत है वो हमें फाइंड आउट करना है। समझ में आ गई। चलें अब डायग्राम को आगे बढ़ाते हैं। देखें, अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि भाई बताओ कि इस डायपोल पर कितना लीनियर फोर्स लग रहा है, भाई ये जो फोर्स है ना आपका, ये F1 F2 दिख रहे हैं, ये तो नॉर्मल फोर्स ही हैं, जो आपके नॉर्मल फोर्स होते हैं। भाई ये ठीक है कि इसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स नाम दे रहे हैं, पर ये एक आपकी नॉर्मल फोर्स ही है। समझ में आ गई। तो सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, जो टोटल लीनियर फोर्स लग रहा है डायपोल पर उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डायग्राम the force on each charge particle is F1 is equals to plus QE and F2 is equals to minus QE. The directions are along electric field and opposite to electric field respectively मतलब
ये जो है प्लस क्यू ई वो लग रहा है अलोंग दी इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो माइनस क्यू ई है ये लग रहा है अपोजिट। तो पहले मैंने बताया अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड और फिर अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गई बात आपको? तो हम क्या कहेंगे, नेट फोर्स F से शो करोगे आप उसको, और वो कैसे आएगा, F1 प्लस F2, और वो कैसे आएगा भाई, QE माइनस QE। इसका मतलब वो कितना है, 0। यानी कि हमने क्या कहा कि जो डायपोल है उस पर लगने वाला लीनियर फोर्स तो क्या होगा भाई, 0। यानी कि डायपोल जो है ऐसे रखा हुआ है तो ये मूव नहीं करेगा। यानी कि डायपोल जो है वो ना तो यहाँ से यहाँ जाएगा और ना यहाँ से पीछे जाएगा, तो लीनियर मूव नहीं करेगा, यानी कि आगे पीछे नहीं जा सकता। यानी कि डायपोल जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो हमें ये पता लगाना है कि ये अपने बिंदु पर घूमेगा कितना, कितना फोर्स इसको चाहिए घुमाने के लिए, वो हमें निकालना है। तो पहले हमने ये प्रूव कर दिया कि जब डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर कोई भी लीनियर फोर्स काम नहीं कर रहा जिससे कि वो आगे पीछे मूव कर सके। समझ में आ गई? तो लीनियर फोर्स तो किसी भी डायपोल पर जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है वो 0 होगा। हाँ, अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ना होता, नहीं होता है ना, तो हो सकता था कि भाई किसी भी चार्ज पर लगने वाला फोर्स कम ज़्यादा होता तो शायद ये डायपोल इधर खिसक जाता या पीछे चला जाता। पर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर जगह पर इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, इसलिए ये लीनियरली मूव नहीं होगा। समझ में आ गई बात आपको? तो जो नेट फोर्स है, लीनियर फोर्स, वो आपका क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, चलें अब फाइंड आउट करते हैं टॉर्क। टॉर्क के लिए मुझे क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए दोनों ही फोर्सेस के बीच में। जब हमने लास्ट ईयर में 11th में डायमेंशंस पढ़ी थी तो मैंने टॉर्क की डेफिनेशन बताई थी कि टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है आपका डेफिनेशन बल गुणा बलों के मध्य की लंबवत दूरी, यानी कि जो नॉर्मल फोर्स है आपका इनटू दोनों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, कंपोनेंट्स चाहिए। ठीक है, कंपोनेंट कैसे निकलेंगे भाई, तो कंपोनेंट ऐसे निकलेंगे, आप ये देखो कि ये जो 2a डिस्टेंस है, ठीक है, इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, 2a cos थीटा। ठीक है, मुझे डिस्टेंस ही तो पता करनी है। और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पे डैश डैश आपको दिखाना नहीं है डायग्राम में, मैं बता रही हूँ, बीच में आता है जिसका भी आप कंपोनेंट ले रहे हो, ये खुद जो है इसका थीटा की डायरेक्शन में तो 2a cos थीटा होगा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना होगा, 2a sin थीटा। तो 2a sin थीटा के जस्ट सामने वाली भी तो 2a sin थीटा ही होगी। समझ में आ गई बात आपको? तो हमने कंपोनेंट एक तो ये वाला निकाला है और एक ये वाला। थीटा की डायरेक्शन में कॉस लगता है पर, और दूसरी वाली डायरेक्शन है बिना थीटा वाली, उसमें साइन लगता है। तो ये जो डिस्टेंस होगी इसके जस्ट सामने वाली जो होगी वो क्या होगी, 2a sin थीटा ही होगी। समझ में आ गई? तो अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, टॉर्क। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। ठीक है, तो यही तो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। भाई ये तो आपकी किसी एंगल पर डिस्टेंस है 2a, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है दोनों फोर्सेस के बीच की, यही तो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर मतलब जहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा हो, तो ये माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो फोर्स कितना लग रहा है, QE, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है भाई, 2a sin थीटा। तो आपका टॉर्क, टॉर्क को इस तरीके से शो करते हैं अपन। तो टॉर्क हमारे पास कितना आ गया इसमें आप क्या करें, Q इंटू 2a को साथ में ले लें और साथ में ले लें आप E sin थीटा। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो डायग्राम हमने बनाया है इसका डायपोल मोमेंट है Q इंटू 2e। ये क्या है, डायपोल मोमेंट ऑफ द शोन डायग्राम, डायपोल मोमेंट। ठीक है भाई, तो ये जो Q इंटू 2a है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं P लिख सकती हूँ, और साथ में क्या आ जाएगा, E sin थीटा। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया जो किसी भी डायपोल पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क काम करेगा, उस पर कितना टॉर्क काम करेगा भाई, PE sin थीटा। समझ में आ गई बात आप सभी को? अब इसमें देखिए दो केस हैं आपके, कि अगर इसको आप नंबर डाल लें, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे आप बता देना, therefore net linear force is 0, so dipole will not move linearly.
समझ में आ गई बात। अब इसमें केसेस क्या है वो आप फटाफट से देख लें। केस नंबर फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, है ना, देन आपका टॉर्क कितना होगा, देन आपका जो साइन 0 होता है उसकी वैल्यू 0 होती है, आप इसी फॉर्मूले में तो रखोगे आप साइन 0 0, तो टॉर्क हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या है, यानी कि जब आपका डायपोल जो है कैसे रखा हुआ हो, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई थीटा 0 कब होगा, जब ये ऐसे ना रखा रह करके ऐसे ही हो जाए तो पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो कोई टॉर्क काम नहीं करेगा। तो आप क्या कहोगे, देयरफॉर व्हेन डायपोल इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड there will be no torque। समझ में आ गई। ओके, केस सेकंड क्या बनेगा, केस सेकंड, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो आपका जो साइन 90 होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है भाई, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो टॉर्क कितना हो जाएगा, यहाँ पे रखोगे आप साइन 90 1, तो कितना हो जाएगा PE। समझ में आ गई। तो ये कैसा होगा टॉर्क, ये होगा आपका मैक्सिमम टॉर्क। समझ में आ गई। आप इसको क्या कहोगे, मैक्सिमम। तो जब परपेंडिकुलर होगा तो आप क्या कहोगे, व्हेन डायपोल इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड देन टॉर्क विल बी मैक्सिमम। केस थर्ड आप बताते हैं, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और आपको पता है साइन 180 की वैल्यू 0 ही होती है, तो टॉर्क उस केस में भी क्या होगा, 0। यानी कि आप क्या कहोगे, व्हेन डायपोल इज एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड देन टॉर्क विल बी 0। ठीक है, टॉर्क विल भी क्या होगा, 0 होगा। तो दोनों केसेस में 0 होगा। परपेंडिकुलर होगा यानी कि जब ऐसे रखा हुआ होगा तो मैक्सिमम लगेगा, ऐसे रखा हुआ होगा तो 0 लगेगा, और उल्टा रखा हुआ होगा तो भी 0 लगेगा। समझ में आ गई। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। कल हम सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लेंगे, कुछ भी और अदर होंगे वो भी डिस्कस कर लेंगे, और अपना नेक्स्ट चैप्टर फिर देखते हैं, फिर 1-2 सेशन बाद शुरू करेंगे उसको। ठीक है, तो 2 सेशन तो कम से कम न्यूमेरिकल्स के लिए देना जरूरी है। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू।